नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ईपीएस की। मीन्स अर्निंग पर शेयर की। अगर कोई भी कंपनी का ईपीएस मान लीजिए बढ़ रहा है तो उससे हमारे लिए क्या प्रॉफिट होगा, अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। तो यही सब जानने के लिए, और ईपीएस रियलिटी में होता भी क्या है, अगर बढ़ रहा है तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद ये होने वाला है, घट रहा है तो कितना नुकसान होने वाला है। तो यही सब जानने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं कि ईपीएस होता क्या है। अर्निंग पर शेयर रेशियो मीन्स कोई भी कंपनी है, मान लीजिए अगर वो कंपनी आप अपना सारा शेयर का अपने जो शेयर होल्डर है उनको पैसा दे दे। मीन्स किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस है मान लीजिए 15 रुपये, और वो 15 के जितना उसका प्राइस है वो सारा का पैसा अपने शेयर होल्डर में बांटे, तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलने वाला है एक्चुअली, तो वो ही सब कैलकुलेट होता है ईपीएस के थ्रू। तो मीन्स एक कंपनी के शेयर का कितना रियलिटी में प्राइस है और वो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये बस इतना सही है कि पैसा कितना मिलेगा पर शेयर का, क्या वैल्यू है मार्केट में। ठीक है, बस इतना सा ही इसका रेशियो है। पर ये कैलकुलेशन हो यूज़ कहाँ होती है, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हो तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। खाली हम फंडामेंटल एनालिसिस में खाली पी वाई ई रेशियो या ईपीएस के बेस पे ही नहीं चल सकते, वो काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी जो होती हैं वो और भी यूज होती हैं। पर मेनली आज हम फोकस कर रहे हैं ईपीएस के बारे में। तो ईपीएस कैसे काम करता है, कैसे वर्क कर रहा है, यही सब डिस्कस करें, और हम ईपीएस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहले जो मान लिया जाता है कोई कंपनी प्रॉफिटेबल चल रही है, उसका ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारी अच्छी बात है कि वो बढ़ रहा है। ईपीएस किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है कि ईपीएस उसका बढ़ रहा है। मीन्स कंपनी पर बढ़ा कैसे रही है ये भी देखना जरूरी है। मीन्स उसका कोई सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, या फिर कंपनी क्या करती है कि कोई कर्जा तो नहीं ले रखा, डेब्ट तो नहीं कंपनी पे बढ़ रहा। कंपनी बहुत उल्लू बनाती है। कंपनी उल्लू इस तरह से बनाती है कि कोई भी कर्जा ले लेंगी या फिर बैंक से ले लेंगी, या फिर किसी भी और रीजन के थ्रू उन्होंने अपना डेप्थ ले लिया और अपना एकदम से प्रॉफिट दिखा दिया, या फिर कुछ भी दिखाया उसके थ्रू अपना ईपीएस उन्होंने बढ़ा लिया। ईपीएस बढ़ाने पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि ईपीएस कितना बढ़ा, तो इससे हमारा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बढ़ के आ जाता है। पर रियलिटी में एक्चुअल में कंपनी क्या, रियलिटी में उसके प्रोडक्ट में इतनी सेल हो रही है, अगर सेल हो के तब बढ़ रहा है ईपीएस तो बहुत अच्छी बात है। अगर ईपीएस बढ़ाया जा रहा है मीन्स कुछ चीज़ें हाइड करके आपको बस खाली ईपीएस दिखा दिया जा रहा है कि हमारा ईपीएस बढ़ रहा है, तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। लास्ट टाइम पे जब उसका पोल पूरा खुलता है, मीन्स कोई फ्रॉड का, अगर फ्रॉड पब्लिश होता है या फिर फ्रॉड जब निकल के सामने आता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है, एकदम से शेयर प्राइस डाउन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां करती रहती हैं अपना ईपीएस बढ़ाने के लिए। अब ईपीएस काम कहाँ होता है, हम अगर कैलकुलेट करें किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो पी बाई ई, तो ई जो होता है ये होता है अर्निंग पर शेयर रेशियो। अब इसे मान लीजिए कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसे। कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि नेट इनकम, किसी भी कंपनी का नेट इनकम सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा प्रेफर्ड डिविडेंड से, कि उस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। और नेट इनकम जब डिविडेंड या स्प्लिट कितना किया है अपना शेयर, डिवाइडेड बाय एवरेज वेट एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग शेयर का कैसे निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग का एवरेज शेयर का वेट कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस कंपनी का, और डिवाइडेड बाय उससे डिवाइड कर दिया जाएगा करंट शेयर प्राइस से। उसका करंट में आज शेयर का क्या प्राइस है, तो उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन का करंट शेयर प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग शेयर एवरेज वेट आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एवरेज वेट हम डेली का अगर हम कैलकुलेट करें कि डेली के बेस पे, तो वो हम धोखा खा जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि एवरेज वेट फिर तो, क्योंकि शेयर की प्राइस तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, और इतना भी चांसेस कि वो बदल जाएगा, वो एक टाइम के बाद में चेंजेस होते रहते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर से हमें आउटस्टैंडिंग निकालनी है। ये वैसे
हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल मिल ही जाता है ऑनलाइन। आप देखोगे इवन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे साइड में ई का रेशियो दे देता है कि एवरेज कितना है, और वो एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स का नहीं निकाल के खुद ही दे देंगे वो। तो वो हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद बता देते हैं। बस ये हमारी नॉलेज के लिए ज़रूरी है आखिर ये किस तरह से निकलता है और किस तरह से इसका प्रोसेस हो रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए कोई, हम एज्यूम कर रहे हैं अमेरिका की कंपनी है टेस्ला। मान लीजिए से टेस्ला की नेट इनकम आई है 7 बिलियन, और प्रिफर्ड इनकम जो उन्होंने ली है, प्रिफर्ड इनकम या फिर कोई प्रिफर्ड डिविडेंड उन्होंने लिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, जीरो दिया है। और एवरेज कॉमन वेट हम शेयर का जो निकाला है वो 3.98 बिलियन निकल कर आ रहा है। तो हम बेसिक ईपीएस क्या निकलेगा, हमारा फॉर्मूला है नेट इनकम सब्सट्रैक्ट प्रिफर्ड इनकम। नेट इनकम हमारी है 7.6 बिलियन, और प्रिफर्ड इनकम आ रही है, हमने इसमें जीरो है हमारी तो कुछ नहीं दिया, तो 7.6 माइनस जीरो 7.6 डिवाइडेड बाई एवरेज वेट ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो उसका हमारा कितना है 3.98। मीन्स हमारा जो रेशियो निकल के आएगा बेसिक ईपीएस 1.91 का, सिंपली चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बैंक ऑफ अमेरिका का। बैंक ऑफ अमेरिका का नेट इनकम जो आया है मीन्स टैक्स से कटा के पूरा नेट इनकम आया 18.23 बिलियन का, ठीक है। प्रिफर्ड इनकम या डिविडेंड या स्प्लिट होके जो भी है वो मिला है 1.61, ठीक है। एवरेज वेट कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर का निकल कर हमने जो निकाला है उसका निकल कर आया है हमारा 10.2, ठीक है, बिलियन का, वो भी 10.2 बिलियन। तो अब हम बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट इनकम। नेट इनकम हमारी है 18.23 बिलियन, ठीक है, और डिविडेंड या स्प्लिट होके हमारा जितना भी बचा है 1.61, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई एवरेज वेट कॉमन शेयर कितना है हमारा 10.2 बिलियन, तो हमारा बेसिक ईपीएस को निकल के आएगा 1.63 का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और इससे आगे आगे की कल की वीडियो में मैं इससे और भी इसके यूज़ और इससे कोई रिलेटेड चीज़ें हैं वो कल की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।